हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 21 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम 21 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि लिंक काम नहीं कर रही है तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम में जाइए और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च कीजिए, वहाँ से आप चैनल में ऐड हो सकते हैं। कल के क्वेश्चन का हम क्विक रिविजन कर लेते हैं। किस देश के हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए अब पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को खत्म किया गया है? सऊदी अरब में अफगान शांति प्रक्रिया के लिए नया क्वाड समूह बनने जा रहा है। इसमें से मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो नया क्वाड बनेगा इसमें कौन कौन शामिल होंगे? पाकिस्तान, अमेरिका, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 4 कंट्रीज इसमें शामिल होंगी। भारत इसका हिस्सा नहीं होगा। आईटी मंत्रालय ने उमंग एप्लीकेशन में मैप की फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए मैप माई इंडिया के साथ समझौता किया है। मुंबई हवाई अड्डे का कार्यभार ये अडानी ग्रुप ने संभाल लिया है। हाल ही में वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट इस योजना की शुरुआत हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। और देखिए, कल की जो सबसे ज़्यादा चर्चित न्यूज़ रही थी, ये तो आप सभी जानते हैं, जेफ बेजोस जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे। लेकिन जिस समय मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन प्रिपेयर कर रही थी, उस समय तक मुझे इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल पाया जो मुझे चाहिए था, क्योंकि उस समय तक ये गए भी नहीं थे। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया है, ये मैं आप लोगों को कल पढ़ा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में न्यायिक कार्रवाई का सीधा प्रसारण यूट्यूब पर करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट ये कौन बना है? तो ये बन गया है गुजरात हाई कोर्ट। अब आप लोग यदि पढ़ते होंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि आप लोग याद रखते होंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिनर्वा मिल्स और केशवानंद भारतीवाद, ये आप लोगों को याद भी होगा। ऐसे ही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्वप्निल त्रिपाठी बनाम सुप्रीम कोर्ट की। ये पूरा मैटर है क्या, ये आज हम समझ लेते हैं। तो ये बात है 2017 की। स्वप्निल त्रिपाठी के द्वारा मतलब कि कोर्ट में केस की जो प्रोसीडिंग होती है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग किए जाने को लेकर के ये केस दर्ज करवाया गया था। अब ये स्वप्निल त्रिपाठी थे कौन और इन्होंने ऐसा केस क्यों दर्ज करवाया था? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक लॉ स्टूडेंट थे। ये जोधपुर से दिल्ली आए हुए थे। क्यों आए थे? इंटर्नशिप करने के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट के साथ इंटर्नशिप कर रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का डायरेक्शन है कि जो भी स्टूडेंट, यानी कि जो इंटर्नशिप करने वाले स्टूडेंट हैं, वो केवल 3 दिन, कौन कौन से दिन? मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इन्हीं 3 दिन कोर्ट में जा सकते हैं और प्रोसीडिंग का जो पूरा प्रोसेस है ये देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो ये 3 दिन तो इंटर्नशिप करने वाले स्टूडेंट के लिए अलाउ था, लेकिन इसमें जो मंडे है और फ्राइडे यानी कि सोमवार और शुक्रवार के दिन यहाँ जाना अलाउ नहीं होता था उन स्टूडेंट के लिए जो यहाँ सीखने आए हैं। तो ये जो स्वप्निल त्रिपाठी है, जिनका अभी मैंने नाम लिया है, इन्होंने कहा कि जो भी लॉ सीखने वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ ये तो अन्याय है, मतलब कि उनके अधिकार के खिलाफ है। इसलिए इन्होंने ये कहा कि यदि कोर्ट का डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता तो कम से कम ऐसी सुविधा तो दे दी जाए कि हम जो भी प्रोसीडिंग होती है कोर्ट के अंदर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकें। और इसके बाद मतलब कि जब इन्होंने केस दर्ज करवाया, इसके बाद कुछ संगठन एनजीओज वगैरह ये एक्टिव हुए, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 2018 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक नया न्याय दिया जिसमें इन्होंने ये कहा कि हम ठीक है एक नया रूल सेट करेंगे आपकी इस बात को मानते हुए, और पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो भी केस होते हैं इनकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। 2018 में ये फैसला आता है। इसके बाद आप जानते ही हैं लास्ट ईयर क्या हो गया, कोरोना आया तो ये जो कोर्ट्स होते हैं ये बंद हो गए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इसकी तैयारी तो कर ही रहा था कि कैसे जनता तक सभी सुविधाएं पहुंचाई जा सकती है। इसी बीच कोरोना आया और उसने काफ़ी सारी चीज़ें डिले कर दी। तो ऐसे में क्या हुआ, लास्ट ईयर आप जानते ही हैं वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत की गई थी। मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालत में सुनवाई करने वाला जो पहला राज्य था ये उत्तर प्रदेश था। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालत में सुनवाई कहने का मतलब है कि इसमें 2 पक्ष होते थे, जिनका केस है उनकी सुनवाई यहाँ वर्चुअली की जाती थी। यहाँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कोर्ट की जो न्यायिक कार्यवाही है, मतलब कि जो भी केस की प्रोसीडिंग है, ये अब लाइव देखी जा सकती है और इसकी शुरुआत कर दी गई है गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा। ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य भी बन गया है। तो ये आप याद रखेंगे। अब यदि हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश का
फिलहाल क्या फॉर्मूला चल रहा है 33+1 का, मतलब कि एक तो है मुख्य न्यायाधीश, कौन है, एन.वी. रमना, जस्टिस एन.वी. रमना 48वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा 33 अन्य हैं। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 124 में। एडिशनल तौर पर आप ये याद रख सकते हैं कि यदि आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक ये कौन है, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन यदि पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक कौन है, तो ये होते हैं भारत के प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है, अमराबाद टाइगर रिजर्व जो कि हाल ही में खबरों में रहा था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ये स्थित है तेलंगाना में। हालांकि 2 साल पहले ये जो टाइगर रिजर्व है ये चर्चे में आया था यूरेनियम के कारण, फिलहाल ये अब चर्चे में है टाइगरों के कारण। तो अभी हुआ क्या है कि तेलंगाना का जो वन विभाग है इसके द्वारा वार्षिक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें कि यहाँ 14 टाइगर की पहचान की गई है। अब इसमें अभी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ मैंने कहा है कि तेलंगाना के वन विभाग ने वार्षिक सर्वेक्षण किया है। यहाँ का जो वन विभाग है ये हर साल ये सर्वे करता है, लेकिन ये आप याद रखेंगे कि जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है इसके द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है, तो यहाँ टाइगरों की जो संख्या है या आप सर्वे कह सकते हैं, ये 4 साल में एक बार कराया जाता है। तो 2018 का जो सर्वे है जो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, इसमें यह बताया गया है कि भारत में टाइगरों की संख्या ये कितनी है, 2967। ये इसकी चौथी रिपोर्ट थी, मैं आप लोगों को बता दूं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा टाइगर ये कहाँ दर्ज किए गए हैं, मध्य प्रदेश में 526, इसके बाद है कर्नाटक में 524 और इसके बाद उत्तराखंड का स्थान आता है। उत्तराखंड में कितने टाइगर हैं, 442। ये आप एडिशनल तौर पर आप याद रख सकते हैं। एग्जैक्ट आप लोगों को याद रखना है किस राज्य में सबसे ज़्यादा है और भारत में टाइगरों की संख्या कितनी है। साथ ही ये भी याद रखेंगे कि ये जो सर्वे था, यानी कि टाइगर सर्वे की ये चौथी रिपोर्ट थी जो कि पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी की गई थी। अब देखिए यहाँ चर्चे में रहे टाइगर रिजर्व की बात की ही जा रही है, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे तमिलनाडु का एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। ये भारत का 51 टाइगर रिजर्व बना था। इसके बाद हाल ही में भारत का 52nd टाइगर रिजर्व बनाया गया है राजस्थान का रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इसे टाइगरों की संख्या को 2 गुना करने के लिए T/2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है, तो इसका नाम है ऑपरेशन संकल्प। हालांकि ये जो ऑपरेशन है ये तो 2019 में ही चलाया गया था। उस समय क्या न्यूज़ आई थी कि जो ईरान है और अमेरिका है, इन दोनों देशों के बीच में जब तनाव बढ़ रहे थे, इसी बढ़ते तनाव के बीच जो ओमान की खाड़ी है, इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, ये है ओमान की खाड़ी, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसी ओमान की खाड़ी में 2 तेल के टैंकरों में विस्फोट हुआ था, जिसके बाद से 2019 में ही जो इंडियन नेवी है इसके द्वारा ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत की गई थी। आप हॉर्मुज स्ट्रेट से ये देख पा रहे हैं कि इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से होते हुए जो गल्फ कंट्रीज़ हैं यहाँ जहाज़ जाते हैं और अपना सामान पहुँचाते हैं। तो इस रूट में आप कह सकते हैं कि सामान की आवाजाही और एक तरह का सुरक्षित मार्ग प्रदान करने के लिए अभी भारतीय सेना के द्वारा यहाँ इंडियन नेवी के जहाज़ और इंटीग्रल हेलीकॉप्टर की नियुक्ति की गई है ताकि यहाँ सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जा सके। देखिए यदि आप लोकेशन देख रहे होंगे तो ये वही हॉर्मुज स्ट्रेट है जहाँ कुछ समय पहले ही ईरान का जो सबसे बड़ा जहाज़ है, ईरान की नेवी का सबसे बड़ा जहाज़ खर्ग, ये यहाँ पर डूब गया था। फिलहाल यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन की। ऑपरेशन वनीला ये चर्चे में था, इंडियन नेवी के द्वारा ही चलवाया गया था मेडागास्कर में। मेडागास्कर जब यहाँ तूफान आया था, वहाँ सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए, वहाँ के लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन वनीला चलाया गया था। सबसे ज़्यादा चर्चे में रहा था ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये भी इंडियन नेवी के द्वारा चलवाया गया था। और क्यों चलवाया गया था, तो लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा था तो ऐसे भारतीय जो कि दूसरे कंट्रीज़ में फंस गए हैं, उन्हें समुद्री मार्ग के द्वारा इंडिया वापस लाया जा सके। और इस साल चर्चे में था ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 इसमें क्या किया गया, तो भारत में जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने लगी तो ऑक्सीजन से भरे कंटेनर विदेशों से ये इसी जल मार्ग के द्वारा भारत लाया गया था। मतलब कि ऑक्सीजन से भरे कंटेनर के शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया गया, जो कि चर्चे में रहा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
किस देश के द्वारा दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये नया रिकॉर्ड अभी हाल ही में जापान के द्वारा सेट कर लिया गया है। सबसे ज़्यादा इंटरनेट स्पीड का जापान की एक कंपनी है जिसका नाम है NICT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन्होंने ये बताया है कि लगभग 3000 किलोमीटर पर ये जो डेटा ट्रांसफ़र किया गया, इसमें कि 319 टेराबाइट प्रति सेकंड की इसमें स्पीड दर्ज की गई है। पहले जो ये रिकॉर्ड था ये था 178 टेराबाइट पर सेकंड का। तो ये अपने आप में ही जापान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यहाँ के इंजीनियर्स ने 319 टेराबाइट पर सेकंड की स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र किया है 3000 किलोमीटर की दूरी पर, और इससे सबको चौंका भी दिया है। खास बात ये रही कि इस डेटा ट्रांसफ़र के दौरान स्पीड में किसी भी तरह की गिरावट दर्ज नहीं की गई है। काबिल तारीफ़ बात है। जापान की यदि हम बात करें, इसकी राजधानी है टोक्यो, जहाँ ओलंपिक होने हैं। और जापान से रिलेटेड 4 द्वीप के मैंने आप लोगों को नाम याद करवाए थे, क्यूशू, शिकोकू, होन्शू और हकाइडो। इसकी राजधानी टोक्यो ये इसी होन्शू द्वीप पर स्थित है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जापान के द्वारा ही डेवलप किया गया है। इसका नाम क्या है? फुकागू। जापान का एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट फूजी, इसी के नाम पर इस सुपर कंप्यूटर का नाम रखा गया है। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज़ किया गया। ये नई रैंकिंग है, 2-4 दिन पहले ही जारी की गई है। टॉप पर तो जापान ही है, अब इंडिया इसमें आ गया है 90 स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, किस देश में मंकी बी वायरस का इंसान में होने का पहला मामला सामने आया है? तो ऐसा मामला हाल ही में देखने को मिला है चाइना में। अब ये कैसा वायरस है? तो देखिए, ये जो वायरस है नाम से स्पष्ट हो रहा है, मंकी बी वायरस। ये वायरस बंदरों से फैला है और ये इंसानों में पहली बार देखने को मिला है। तो यदि हम बात करें इस वायरस की, तो ये जो मंकी बी वायरस है ये आमतौर पर सीधे संपर्क और जिस्म से निकलने वाले फ्लड के जरिए फैलता है। ये बंदरों से फैला है और ये अफ्रीकी लंगूर से पैदा हुआ वायरस है, जो कि अब चाइना पहुंच चुका है। अब तक इसके 60 मामले सामने आए हैं और अभी तक इसमें यहाँ 27 मौतें ये भी दर्ज करा ली गई हैं। आप जानते ही हैं कि जो कोरोना की उत्पत्ति है, हालांकि ये चाइना मानता नहीं है, लेकिन इसकी उत्पत्ति चाइना के वुहान शहर से मानी जाती है। कोरोना की जन्म स्थली आप कह सकते हैं। इसके अलावा चाइना का एक और प्रांत है जिसका नाम है जियांगसू प्रांत। इसी जियांगसू प्रांत में अभी हाल ही में बर्ड फ्लू का इंसानों में होने का पहला मामला, ये दुनिया का ऐसा पहला मामला था जो कि चाइना में ही देखने को मिला था। और न जाने क्या क्या देखने को मिलेगा। तो चाइना की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेन मिनवी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यदि आप रिलेट करेंगे तो इसका एक मिशन है तियानवेन मिशन। चाइना के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ये पहला पार्ट था जो कि पहुंच चुका है अंतरिक्ष में। चाइना के द्वारा इसी तिब्बत वाले एरिया में, मतलब कि तिब्बत से यदि आप अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगभग 110 किलोमीटर उत्तरी हिस्से में चाइना के द्वारा इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन ये भी चला दी गई है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना की पहल है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चाइना रहा है टॉप पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को ICC के एसोसिएट मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है? तो हाल ही में 3 कंट्रीज़, मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड, इन सभी को ही ICC के एसोसिएट मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है, जिससे कि ICC के जो एसोसिएट देशों की संख्या है ये बढ़ करके 94 हो गई है और सभी देशों की संख्या की यदि हम बात करें तो ये 106 हो गई है। ICC की यदि हम बात करें, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना हुई थी 1909 में। हेडक्वार्टर ये स्थित है दुबई UAE में। ये वही दुबई है जहां दुनिया का सबसे ऊंचा झूला ये स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा में सदन का उपनेता किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं मुख्तार अब्बास नकवी, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। तो देखिए, ये तो बने हैं सदन के उपनेता। यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि सदन के नेता प्रेजेंट टाइम में कौन है? पीयूष गोयल। इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में सदन के नेता के रूप में की गई है। पीयूष गोयल, इन्होंने स्थान लिया था थावर चंद गहलोत का, क्योंकि थावर चंद गहलोत इन्होंने अब कर्नाटक के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ले ली है। एक और ऑप्शन बच जाता है मल्लिकार्जुन खड़गे का। ये कौन है? तो ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। इनकी भी नियुक्ति कुछ समय पहले ही की गई है। अगला क्वेश्चन है, 2021 में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मेजबान देश ये कौन सा है? तो इस बार इसकी मेजबानी कर रहा है न्यूजीलैंड।
एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि एशिया प्रशांत क्षेत्र की जो कंट्रीज़ हैं ये इसमें शामिल होती हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है ये स्थित है सिंगापुर में। कहने का मतलब है कि कोरोना के बाद किस तरह का रोड मैप तैयार किया जा सकता है और किस तरह से इन देशों के बीच में जो संबंध है इन्हें मजबूत बनाया जा सकता है। भविष्य की तैयारी को लेकर के इसकी मेज़बानी की जानी है, और इसकी मेज़बानी करने वाला है इस बार न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की यदि हम बात करें, इसकी कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिका अर्डन, और न्यूजीलैंड की कैबिनेट में शामिल होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला ये कौन बनी है? प्रियंका राधाकृष्णन। ये कुछ समय पहले की ही न्यूज़ है। क्लाइमेट इमरजेंसी के लिए कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश ये न्यूजीलैंड ही बना है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम ये क्या रखा गया है? तो इसका नाम किया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। केवल एक लाइन में इसे आप याद रख सकते हैं। फिलहाल जम्मू और लद्दाख दोनों ही हमारी यूटी हैं। इनसे रिलेटेड हम दो फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं जो कि चर्चे में रहे हैं। जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करें तो यहाँ पहली बार महिला जन सुनवाई केंद्र इसकी शुरुआत की गई। दूसरा आप याद रख सकते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसका नाम पहले चेनारी नासिर सुरंग था, यहीं स्थित है। और दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में ही बनाया गया है, चिनाब नदी पर। लद्दाख की यदि हम बात करें तो इसके उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर, जिन्होंने अभी हाल ही में यहाँ से यून टैब योजना की शुरुआत की थी। और यहाँ जियोथर्मल पावर प्लांट यानी कि भारत का ये पहला भूतापी संयंत्र है जिसकी स्थापना लद्दाख में ही की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है भारत की पायल कपाड़िया ने। इनकी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री रही ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग के लिए। इन्होंने गोल्डन आई अवार्ड अपने नाम कर लिया है। ये जो फेस्टिवल है ये कांस जो कि स्थित है फ्रांस में, यहाँ आयोजित किया जाता है। और यदि आप लोगों को याद होगा तो ये वही फेस्टिवल है, शायद आप लोगों को याद आ गया हो। यहाँ वर्ल्ड वाइड सेलिब्रिटी का आप कह सकते हैं कि इन्हें शो कास्ट किया जाता है। डिफरेंट तरह की अजीबो गरीब यहाँ ड्रेस पहन करके आई जाती हैं। तो खैर हमें यहाँ से पायल कपाड़िया का नाम याद रखना है जिन्होंने इस कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब जीता है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर केरल था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, किस देश में कवरेज के दौरान भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।